स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है बार्नहाइवर साइकिल, जिसके द्वारा हम जालक ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। अर्थात जो लैटिस एनर्जी होती है उसको पता करने का यह एक विधि होता है, और लैटिस एनर्जी को डायरेक्ट पता करने का कोई विधि नहीं है। यह एक इनडायरेक्ट मेथड है। अर्थात इसके द्वारा हम 3 से 4 और चीज़ें पता करेंगे, और उनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जब हमको लास्ट में लैटिस एनर्जी अर्थात जालक ऊर्जा पता होगा। पहले हमने पढ़ा हुआ है कि लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं। लैटिस एनर्जी हम ये कहते थे कि दो हमारे एटम रहे जो भी गैसीय अवस्था में है, और वो यदि आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस समय जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम बोलते थे लैटिस एनर्जी। और वो आपस में अणु कब बनाते थे, जब उनके बीच आयनिक बंध बनता था। अर्थात हमने पढ़ा था कि आयनिक बंध निर्माण के लिए लैटिस एनर्जी का मान क्या होना चाहिए, हमेशा अधिक होना चाहिए, तभी लैटिस एनर्जी अर्थात जालक ऊर्जा के द्वारा क्या होगा, आयनिक बंध का निर्माण होगा। तो हम ये अभी सीखने वाले हैं कि बार्नहाइवर साइकिल के द्वारा लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लैटिस एनर्जी मुख्य रूप से आधारित होता है हेस के नियम पर। हेस के नियम के लिए हम एक अपना टॉपिक भी पढ़ेंगे, चैप्टर उष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनामिक्स। इसको संक्षिप्त में जान लेते हैं कि हेस का नियम है वो क्या कहता है। हेस का नियम ये कहता है कि कोई भी यदि अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को चाहे हम एक स्टेप में करा लें या फिर एक से अधिक स्टेप में करा लें, उसमें ऊर्जा का परिवर्तन एक बराबर होगा। कहने का अर्थ है कि यदि मैं उदाहरण लूँ, जैसे मैं ए है, मुझको ए से बी डी बनाना है, तो मैं डायरेक्ट ए से डी बना दूँ तो यहाँ पे जो ऊर्जा निकलेगी उसका मान मैं ले लिया हूँ एक्स, तो ऊर्जा इतनी निकलेगी, इतना किलो कैलोरी। ठीक है, एच का अर्थ यहाँ पे एंथैल्पी है। ठीक है, एंथैल्पी के बारे में भी हम थर्मोडायनामिक्स अर्थात उष्मागतिकी वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। एंथैल्पी आप ये समझिए कि यह किसी भी परमाणु या अणु का क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा होता है एक प्रकार से, अर्थात अंदर की उनकी ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। अब इसको ये तो एक स्टेप में था, ए से हमने डी बना दिया। अब इसी को दूसरे तरीके से करें कि पहले ए से बी बनाए, उसमें ऊर्जा निकली इतनी, बी से सी बना दें और सी से डी बना दें। अब बारी बारी से अर्थात हमने इस एक स्टेप वाले अभिक्रिया को क्या कर दिया, 3 स्टेप में। तो हेस का नियम ये कहता है कि कोई अभिक्रिया चाहे एक बार में डायरेक्ट बन जाए, मतलब अभिक्रिया हम डायरेक्ट बनाए, उससे अभिकारक से उत्पाद बन जाए, और जो ऊर्जा निकलती है वही ऊर्जा हम उस अभिक्रिया को चाहे एक से अधिक अर्थात इस टाइप के 2-3 स्टेप में कराएं, और उनको यदि हम जोड़ दें तो वो ऊर्जा और ये ऊर्जा हमेशा बराबर होगी। जैसे इसमें 3 स्टेप में हुआ तो 3 बार ऊर्जाएं निकली, और इसका यदि हम टोटल करेंगे तो इस ऊर्जा का मान इस ऊर्जा के बराबर होगा। अर्थात अभिक्रिया के समय ऊर्जा में परिवर्तन क्या हुआ, एक बराबर हुआ। उस अभिक्रिया को हमने एक बार किया तो भी और 3 बार किया तो भी। तो यही इसका नियम है, और इसी नियम पर आधारित है बार्नहाइवर साइकिल। और बार्नहाइवर साइकिल के द्वारा क्या कैलकुलेट किया जाता है, जालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी डिटरमाइन की जाती है, मतलब पता की जाती है। लैटिस एनर्जी पता करने की कोई सीधी विधि नहीं है, अर्थात डायरेक्ट मेथड नहीं है, प्रत्यक्ष मेथड नहीं है, इसका इनडायरेक्ट मेथड है। और इसी इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा जालक ऊर्जा कैलकुलेट कर जाता है। जालक ऊर्जा हमेशा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो ये हमको याद रखना है। अब इसमें कुछ शब्दावली आएंगे, जैसे देखिए यह बहुत सारे स्टेप से मिलकर बनेगा। पहले ही बताया कि हेस के नियम पर आधारित है। तो इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन बंध होता है, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंध होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते थे, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, संवहन की ऊष्मा। संवहन की ऊष्मा अर्थात जब हम 2 अलग अलग तत्वों को जोड़ेंगे तो उससे जो अणु बनेगा, तो उस अणु के निर्माण के समय जो ऊर्जा निकलेगा उसको बोल रहे हैं संवहन की ऊष्मा। संवहन मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। और बंध हो जाए, इसको बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि बंध को तोड़ने या फिर बंध को बनाने के समय जो ऊर्जाएं निकलती है या फिर अवशोषित की जाती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, बंध ऊर्जा। तो इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अर्थात इस तरीके से डी के द्वारा भी, BDE के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। ठीक, अब पहला है संवहन की एंथैल्पी। यह संवहन की ऊर्जा भी बोल सकते हैं, एंथैल्पी मतलब ऊर्जा ही है वास्तव में। तो इसको डेल एच एफ मतलब है फॉर्मेशन अर्थात एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब निर्माण करना। तो इसमें क्या होगा, कोई एक मूल पदार्थ जब हम बनाएंगे, कोई भी जो तत्व रहेंगे उनके मूल अर्थात ओरिजिनल स्टेट से, तब जो ऊर्जाएं खपत होंगी उसको हम बोलेंगे संवहन की एंथैल्पी। अब चूंकि हम बना रहे हैं तो इस समय क्या होगा, ऊर्जा निकलेगा अर्थात मुक्त होगा। और जो संवहन की एंथैल्पी है इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, यदि जालक ऊर्जा हमको अधिक मतलब अधिक मान चाहिए जालक ऊर्जा का, तो इसका मान हमेशा ऋणात्मक होना चाहिए, अर्थात निगेटिव मान इसका होना चाहिए। ये आदर्श स्थिति में, तभी जालक ऊर्जा का मान हमको अधिक मिल पाएगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसके एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Cl2, ये सब जब अणु के फॉर्म में रहते हैं तो सब गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए I2 गैस है, लेकिन सोडियम ये सॉलिड है, एल्युमिनियम सॉलिड है, मैग्नीशियम सॉलिड है। अर्थात ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये चीज़ें प्रकृति में इसी रूप में मिलती हैं। जैसे सोडियम Na2 के रूप में नहीं मिलता, ये सोडियम Na के रूप में मिलता है, वो भी सॉलिड में। एल्युमिनियम Al के रूप में मिलता है सॉलिड में, इसी तत्व फॉर्म में। लेकिन ये सब क्या है, अणु फॉर्म में अर्थात मॉलिक्यूल अवस्था में मिलता है, वो भी किसमें, गैसीय अवस्था में। अब देखिए इनका कैसे संवहन की एंथैल्पी अब किसको बोल रहे हैं वो समझिए। जैसे इसमें से मैं ले लेता हूँ सोडियम जो क्या था, सॉलिड स्टेट पे था। अब इसको मैं जोड़ रहा हूँ क्लोरीन से, Cl से, तो इससे किसका निर्माण होगा, NaCl।
ठीक। अब लेकिन क्लोरीन इस अवस्था में तो रहता नहीं है, ये किस अवस्था में रहता है, ये Cl2 अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में। तब इसको मैं कर दिया Cl2 और यहाँ पे गैस, लेकिन हमारा रिएक्शन क्या है, इम्बैलेंस हो गया, अर्थात बैलेंस का जो अब यहाँ क्लोरीन 2 और यहाँ क्लोरीन कितना हो गया 1, इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे हाफ क्लोरीन लूँगा 1/2। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि क्लोरीन किस रूप में हो गया, क्लोरीन हो गया अणु के फॉर्म में अर्थात मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और हमारा जो बैलेंस है वो भी ठीक हो गया। जैसे इसको 2 को मैं इसके ऊपर रख दूँ तो 2/2 हो जाएगा, तो इस हिसाब से Cl हो जाएगा सिंगल, लेकिन अपना काम भी बन गया, Cl2 के फॉर्म में क्लोरीन एग्जिस्ट करता है अर्थात प्रकृति में रहता है, इसलिए हमने 1/2 का सामने गुणा कर दिया, तो इसका अर्थ NaCl हो गया। NaCl कैसे, इस 2 से जब भाग जाएगा तो अर्थात ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो Na और ये Cl हो जाएगा, लेकिन Cl को अकेले नहीं लिख सकते क्योंकि वो अणु फॉर्म में रहता है, इसलिए वो हमेशा Cl2 के ऊपर लिखा जाएगा और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सामने हाफ का गुणा कर दिया गया है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इन मतलब जो तत्व है उनके मूल अवस्था में आपस में मिलने के बाद जो यौगिक बनेगा, तो इसके बनने के समय जो ऊर्जा निकल रही है उसको हम बोल रहे हैं संवहन की एंथैल्पी अर्थात हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा सॉलिड, और इसको हम दिखाएंगे ΔHF, और इधर जो भी मान आएगा वो। अब चूंकि हर केस में अलग आएगा, लेकिन आदर्श स्थिति में यदि देखें संवहन की एंथैल्पी हमको क्या चाहिए, ऋणात्मक चाहिए। क्यों ऋणात्मक चाहिए, क्योंकि ये आपस में जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा निकलेगा अर्थात उसमें छेपी टाइप का जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं वो होगा, और इसका जो ऊर्जा रहेगा अर्थात जो हमको उत्पाद मिलने वाला है, प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, ऊर्जा क्या मिलेगा हमको, उसका ऊर्जा कम मिलेगा, और कम मिलेगा तो जो हमको पदार्थ मिलेगा उसका वो क्या रहेगा, स्थायी रहेगा, क्योंकि ऊर्जाएं जब कम होगी तो पदार्थ स्थायी अर्थात स्टेबल फॉर्म में बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ लिया होगा आपने। पहले नोट करें फिर इसके आगे के स्टेप पढ़ते हैं। तो संवहन की एंथैल्पी अर्थात फॉर्मेशन की एंथैल्पी के बाद हम पढ़ रहे हैं सेकंड वाष्पन की एंथैल्पी। वाष्पन अर्थात होता है वेपराइजेशन अर्थात वेपर फॉर्म में बदल देना, किसको, कोई भी द्रव रहेगा तब उसको वेपर फॉर्म में बदल देना। थोड़ा देर पहले मैं एक चीज़ बोल रहा था, इसमें आयोडीन को मैं सॉलिड I2 को क्या लिखा था, गैस लिखा था, तो वास्तव में होता है सॉलिड, उसको सुधार लेंगे। और जो Br2 था उसको मैं क्या है, इसको भी गैस लिखा था, तो ये होता है लिक्विड फॉर्म में ओरिजिनल रूप में। तो ये याद रखेंगे, प्रकृति में मतलब ये इसी रूप में मिलते हैं, ठीक है। तो वो संशोधन कर लेंगे, वहाँ पे उदाहरण में लिखा था फॉर्मेशन की एंथैल्पी में अर्थात और संवहन की एंथैल्पी वाले में। अब इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि वाष्पन की एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी को वैसे दिखाते हैं और वी का अर्थ होता है वाष्पन। एंथैल्पी बताया कि आंतरिक ऊर्जा होती है मुख्य रूप से, और वाष्पन की एंथैल्पी किसको कहेंगे, अब कोई भी द्रव रहेगा अर्थात जो तत्व है द्रव अवस्था में यदि रहता है तो द्रव अवस्था से उसको किसी गैस में बदल दिया जाए गर्म करने के बाद, तो उसका जो गैस बनेगा उसको हम बोलेंगे वेपर या वाष्पन अर्थात वेपोराइजेशन एंथैल्पी या वेपोराइजेशन भी इसको बोलेंगे। वेपोराइजेशन कारण इसको वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारा ब्रोमीन होता है Br2, ये किस में मिलता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो इसको हम जब गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा Br2 गैसियस फॉर्म में अर्थात वेपर फॉर्म में। और इस समय जो ऊर्जा रिलीज होगी DLHV, इसको हम बोलेंगे वाष्पन की एंथैल्पी। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अर्थात कुछ चीज़ें ठोस से होंगी, कुछ द्रव से, मतलब हर चीज़ के अलग अलग कंडीशन होता है, तो ये सब के लिए हम ऐसा पढ़ रहे हैं। हमको मुख्य रूप से संवहन की जो एंथैल्पी है अर्थात फॉर्मेशन एंथैल्पी उसका जरूरत पड़ने वाला है ज़्यादा। अब देखिए थर्ड है गलन की एंथैल्पी। गलन मतलब गलाना, कोई इस चीज़ को गलाएंगे, कोई ठोस रहेगा उसको हम यदि गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, द्रव में। तो बस वैसे ही कि एक मोल ठोस को यदि द्रव में बदल दिया जाए तब जो उसके ऊर्जा में परिवर्तन होगा अर्थात एंथैल्पी में उसके परिवर्तन होगा अर्थात बदलाव होगा, तब उस एंथैल्पी को क्या बोलेंगे, गलन। और गलन को अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूजन, इसलिए ΔH फ्यूजन। अब किसको गलाया जाए, कोई भी ठोस है। अब जैसे हम ले रहे हैं सोडियम, इस तरीके से सोडियम किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। अब इसको हम यदि गला दें तो सोडियम किस में गल जाएगा, सोडियम गल जाएगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। और इस समय ये ΔH फ्यूजन हो जाएगा, और यहाँ पे जो ऊर्जा परिवर्तन होगा जो भी मान रहेगा उसको लिखेंगे। तो ये गलन की एंथैल्पी अर्थात ठोस से किस में बदल रहे हैं, द्रव में। अब चौथा है ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। ऊर्ध्वपातन ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको जरूरत बहुत पड़ने वाला है चौथा का, और जो पहला हमने पढ़ा था उसका। ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी का, ऊर्ध्वपातन को बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, कोई पदार्थ ठोस रहता है, उस ठोस से वो सीधा बन जाता है उसका गैस अर्थात भाप अर्थात द्रव वाली अवस्था आती ही नहीं है। हमने सामान्य रूप से देखा है ठोस को जब गर्म करते हैं द्रव बदलता है, द्रव को गर्म करते हैं तो किस में बदलता है, भाप में अर्थात वाष्प में। यहाँ पे नहीं होगा, ठोस से सीधा बनेगा गैस, तो उस टाइप का जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये जैसे सोडियम हमने लिया किस रूप में, लिक्विड फॉर्म में, और इसको हम यदि हीट करते हैं तो ये किस में बन जाएगा, सोडियम गैसीय फॉर्म में, इस तरीके से। सोडियम हमने लिया सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि हम सॉलिड से सीधा गैस बना रहे हैं ना कि लिक्विड से गैस, तो सॉलिड फॉर्म में लिया। इसलिए देखिए एक मोल ठोस से सीधा क्या बना रहे हैं, वाष्प। और उस समय जो एंथैल्पी में बदलाव हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ΔH सब, और ये जो भी ऊर्जाएं निकलने वाले हैं उसका। अब हम जालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बंद होता आयनन ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब्लिमेशन एंथैल्पी हो गया। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था फॉर्मेशन एंथैल्पी, और साथ में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अर्थात बंद ऊर्जा। ये सबको जब जोड़ देंगे एक साथ, मतलब सारे ऊर्जाओं को,
तब हमको मिलेगा जालक ऊर्जा लास्ट में। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि वास्तव में कैसे कैलकुलेट किया जाता है जालक एनर्जी। इसको नोट करिए, फिर एग्जाम्पल समझते हैं। अब हम सीख रहे हैं सोडियम क्लोराइड के लिए जालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सोडियम क्लोराइड बनता है मुख्य रूप से Na और क्या रहता है क्लोरीन Cl और इससे बन जाएगा NaCl। अब NaCl कैसे बना होगा, हमने लुईस कोसेल का अष्टक नियम पढ़ा हुआ है, उसमें क्या पढ़ा है, इसमें 2 8 1 रहता है, इसमें 2 8 7 रहता है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ता है, ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस हिसाब से सोडियम किस में होना चाहिए प्लस में और क्लोराइड किस में होना चाहिए माइनस में। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा और इसका एग्जाम्पल हमने लुईस कोसेल का जो कॉन्सेप्ट था उसमें भी पढ़ा हुआ है। अर्थात ये देखिए सोडियम 2 8 1 और Cl 2 8 7। अभी क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, इसके कारण इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज और Cl माइनस इसका इलेक्ट्रॉन लेके 2 8 8 कंप्लीट 8 बना लेगा, क्योंकि सब के सब क्या करना चाहते हैं शून्य समूह की तरह बनना चाहते हैं, स्थायी बनना चाहते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा क्यों आ रहा है ऐसा। अब हमने ये चीज़ को क्यों लिखा, क्योंकि हमने इस चीज़ को इसलिए लिखा क्योंकि जालक ऊर्जा हम किसको कहते थे, जालक ऊर्जा कहते थे कि 2 आयन एक धन आयन और एक ऋण आयन जो कि गैसीय अवस्था में है उनको आपस में मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जो ये अणु अर्थात यौगिक बनता है या फिर मॉलिक्यूल बनता है तो उस समय जो ऊर्जा निकलती है उसको बोलते हैं जालक ऊर्जा। और जालक ऊर्जा का एक और डेफिनेशन है कि कोई भी मॉलिक्यूल है ठोस अवस्था में उनको गैसीय अवस्था अर्थात उनके आयनों में तोड़ देना भी क्या कहलाता है जालक ऊर्जा, जो कि एक कठिन प्रक्रिया हो जाएगा। डेफिनेशन के लिए तो सही है, सामान्य प्रक्रिया में हम जालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी किसको कहेंगे कि कोई भी गैसीय अवस्था में आयन है 2 अलग अलग, उनको आपस में जोड़ने के बाद जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो भी किसमें सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था में, तो उसको हम उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी अर्थात निकलेगी उसको बोलेंगे जालक ऊर्जा। तो वही हम प्रक्रिया कर रहे हैं। पहले हमको ये पता करना है कि ये किन फॉर्म में बनने वाले हैं। अब जिस चीज़ के लिए हमको जालक ऊर्जा कैलकुलेट करना रहेगा वो ऐसा रहेगा। अब देखिए सोडियम लिया हमने, क्लोरीन लिया और सोडियम क्लोराइड ले लिया। सोडियम होता है हमेशा हमने पढ़ा है फॉर्मेशन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अर्थात संभवन की ऊर्जा में कि ये होता है सॉलिड स्टेट में, और क्लोरीन कभी इस रूप में दिखता नहीं है, ये हमेशा किस रूप में दिखता है, ये हमको दिखता है Cl2 के फॉर्म में प्रकृति में और ये रहेगा गैसीय अवस्था में। तो ये आपको याद रखना है। अब Cl2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया Cl। अब इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को 1/2 सामने क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, गुणा करने से हुआ क्या 1/2 Cl2 लिख दिया। अब देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा अर्थात मैं इसको 2/2 कर दूंगा तो कट जाएगा, तो NaCl के रूप में बन जाएगा अर्थात इनको बैलेंस करने के लिए हमने 1/2 लिखा है। इससे हमको फायदा ये हुआ कि ये बन गया अणु के फॉर्म में, क्योंकि परमाणु के रूप में ये प्रकृति में रहता नहीं है इसलिए अणु के रूप में रह गया। अर्थात हमने एक सॉलिड और एक गैस से मिला के हमने क्या बना दिया NaCl। और हमने पढ़ा है हीट ऑफ फॉर्मेशन में अर्थात एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन संभवन की ऊष्मा वाले में कि 1 मोल ठोस का निर्माण करने के समय जो ऊर्जाएं निकलती है उसको क्या बोलते हैं संभवन की एंथैल्पी। अब इसमें संभवन की एंथैल्पी ΔHF ये निकाली जाएगी। अब इसका मान संभवन की एंथैल्पी का मान हमेशा ऋणात्मक या निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है, जिसको मैं लास्ट में इसमें भरूंगा। अब हम इसके थ्रू आगे बढ़ेंगे कि वास्तव में अब होगा क्या। ठीक, सोडियम ये क्या है ठोस अवस्था में है। अब ठोस अवस्था है तो ठोस से मुझे किस, क्योंकि सोडियम को मुझे इस रूप से इस रूप में लाना है Na+ के रूप में, तो अब हमारा प्रक्रिया कैसे चलेगा, जो सोडियम ठोस अवस्था में है इसको मैं ऊर्जा दूंगा ΔH सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा। और जो ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा किसको बोलते थे अर्थात ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी जिसको सब्लिमेशन एंथैल्पी बोलते थे, वो ये बोलते थे कोई भी ठोस से हम किस रूप में बदल दें गैस रूप में। तो अब सोडियम जो सॉलिड है इसको हमने बदल दिया सोडियम गैसीय फॉर्म में। अब जो गैसीय अवस्था में है इसके लिए हमने एक शब्द पढ़ा है आयनन ऊर्जा जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी अर्थात कोई भी गैसीय अवस्था में हमारा एटम है अर्थात परमाणु है उनके अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना। अर्थात इस सोडियम से Na+ कब होगा जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब हम इसको बोलेंगे ΔH, या फिर ΔH नहीं लिखने के बजाय हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी ΔHIE भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं इसके। अब चूंकि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे IE1, तो ये क्या बन जाएगा Na+ में बदल गया, ठीक है। तो ये हमने सोडियम को बदल दिया Na+ फॉर्म में। अब देखिए क्लोरीन को किस फॉर्म में बदलना है Cl- में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उम्मीद है दोनों स्टेप आपने समझ लिया होगा ये कैसे करना है, ठीक है। मतलब ठोस को हम बदल रहे हैं गैस में क्या ऊर्जा देके ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा देके, इसके बाद गैस से हम बदल रहे हैं उसको आयन में क्या करके आयनन ऊर्जा देने के मतलब आयनन ऊर्जा के द्वारा, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन को हम बदलने वाले हैं Cl- में। तो Cl- में कैसे बदलेगा, ये तो Cl2 के फॉर्म में है। अब Cl2 के फॉर्म में अर्थात ये ऐसा है 2 क्लोरीन आपस में जुड़े हैं, अब वो भी कैसा ऐसा हाफ Cl2 ऐसा है, तो इसके बंध को तोड़ना पड़ेगा तब ये क्या बनेगा ये Cl के रूप में बनेगा। और Cl के फॉर्म में जब बन जाएगा तब इसको हम बदल पाएंगे Cl- के फॉर्म में, तो इस रूप में इसको बदलने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा Cl2 को हम देंगे बंध ऊर्जा अर्थात हम बोल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये देखिए बॉन्ड एनर्जी बंध ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन मतलब तोड़ने में जो ऊर्जा लग रहा है, डिसोसिएट मतलब तोड़ना, ठीक है। तो ये तीनों शब्द से इसको दर्शाया जाता है, तो जो भी लेना होगा उसको ले सकते हैं। सामान्य रूप से ये ले सकते हैं हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बंध वियोजन ऊर्जा, बंध को तोड़ने में ऊर्जा, क्योंकि ये बंध बना हुआ है 2 क्लोरीन के बीच, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं बॉन्ड
डिसोसिएशन एनर्जी। अब चूंकि ये क्या है 1/2 Cl2 है, अर्थात यहाँ सोडियम का 1 मोल था, लेकिन यहाँ Cl2 का कितना है 1/2 अर्थात आधा मोल है। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इसको भी हमको 1/2 लेना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से ये जब टूटेगा तो किसमें टूट जाएगा, Cl में टूट जाएगा। और ये किस अवस्था में है, अभी भी गैसीय अवस्था में है। अब गैसीय Cl से अब हम क्या करेंगे, इसको Cl माइनस करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि गैसीय अवस्था में कोई परमाणु है और वो यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते थे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या जिसको और क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते थे। तो वो चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, डेल एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उपयोग करेंगे, जिससे क्या हो गया, ये बदल जाएगा Cl माइनस में। अब चूंकि ये गैस है तो ये भी गैसीय अवस्था में रहेगा, ये गैस है तो ये भी गैसीय अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक का स्टेप आपने समझ लिया होगा कि हमने कैसे किया। अब इसमें क्या करना है, हमने इसका जालक ऊर्जा का डेफिनेशन पढ़ा है। जालक ऊर्जा में क्या है, दो गैसीय अवस्था में आयन रहेंगे, उनको आपस में जोड़ने में जो क्या लगे, ऊर्जा लगे, वो क्या हो जाएगा, जालक ऊर्जा लगेगा। तो ये दोनों गैसीय अवस्था में देखिए आ गया। अब इनको हम क्या करेंगे, आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे और हम उससे ये चीज़ बना लेंगे। ये तो इनको आपस में जोड़ने में जो ऊर्जा लग रही है इसको हम बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी मतलब जालक ऊर्जा। अब लैटिस एनर्जी देने के बाद ये इस चीज़ में बदल गया। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब डेल एच एफ इसका मान किन के बराबर होगा, इस देखिए एक तरीका था डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ने के बाद ये बना और हीट ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन हमको लैटिस एनर्जी पता करना है। तो लैटिस एनर्जी हम पता कर पाएंगे इधर से भी जो स्टेप्स हैं उनको आपस में जोड़ने के बाद। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देंगे कि ये चीज़ें धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक, अर्थात ये ऊर्जाएं हैं। देखिए डेल एच सब्लिमेशन, डेल एच सब्लिमेशन मतलब होता है ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। कोई भी ठोस को हम गैस में बदलना चाह रहे हैं तो कैसे बदलेगा, जब हम उसको ऊर्जा देंगे बाहर से। अब ऊर्जा देंगे तो जो ठोस है ऊर्जा को खाएगा एक प्रकार से, अर्थात सोखेगा। तो जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा, इसके लिए हमेशा धनात्मक रहेगा, क्योंकि उसमें सोची अर्थात तो सोख रहा है, उसके बाद किस में बदल रहा है, गैस में। तो ये याद रखें। अब गैस से इसमें Na+ में बदल रहा है, और आयनन ऊर्जा जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, अर्थात इसके लिए भी हम ऊर्जा दे रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, निकालेंगे तो हमको बल लगेगा। तो इसलिए ये भी क्या ऊर्जा होनी चाहिए, धनात्मक में। उसी प्रकार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा। तो बंध को तोड़ने के लिए अर्थात हम उस ऊर्जा देंगे तभी बंध टूटेगा, खुद से वो नहीं छोड़ेगा, अर्थात हम उसमें बार बार दे रहे हैं। तो ये भी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, धनात्मक में। अब क्लोरीन से Cl- हमने बनाया, तो हमने पढ़ा है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन बंध होता है, अर्थात फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होता है, वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों, क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो विरोध अर्थात रिपल्सन के कारण वहाँ ऊर्जाएं निकलती है, मुक्त होती हैं, दी नहीं जाती। तो इसमें ये ऊर्जा क्या होनी चाहिए, ये ऊर्जा होती है ऋणात्मक। ये हम इसलिए मतलब इसके पहले लेसन में पढ़ चुके हैं, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ वाले में। तो वो चीज़ नहीं पढ़ा होगा आपने तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, वहाँ पढ़े तो एक क्लियर समझ में आ जाएगा। चूंकि हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं इसलिए ऊर्जा ऋणात्मक होगी, दूसरा जोड़ते तो धनात्मक, तीसरा में भी धनात्मक, ऐसा। अब देखिए यहाँ पे धन हो गया, यहाँ पे ऋण। अब हमेशा लैटिस एनर्जी का मान क्या होना चाहिए, लैटिस आयनिक बंध के निर्माण के लिए, क्योंकि ये आयन के फॉर्म में है, आयनिक बंध के निर्माण के लिए हमेशा लैटिस एनर्जी का मान अधिकतम होना चाहिए। और अधिकतम कब होगा, जब ऊर्जाएं निकलेंगी। ऊर्जा जब निकलेगी तो बंध क्या होगा, ऊर्जा निकलने के बाद ऊर्जाएं इनकी कम होगी और बंध क्या होगा, मजबूत होगा। जो हमारा अणु मिलेगा हमको मिलेगा स्थायी। इसलिए जो लैटिस एनर्जी है उसके मान को हमेशा ऋणात्मक होना चाहिए। और ये जो फॉर्मेशन एनर्जी है इसके मान को भी आदर्श स्थिति में हमेशा ऋणात्मक होना चाहिए। अब ये मैं क्यों लिखा हूँ, ये मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जब इनके प्रश्न आएंगे कभी, एक तो सिंपल से सोडियम क्लोराइड के लिए जालक ऊर्जा की गणना करिए करके यदि आता है तो इस तरीके से करना है, लेकिन इनके जब प्रश्न आएंगे तो ये मान दिए रहेंगे। तो इन मानों को यहाँ पे चिन्ह पता रहेगा आपको, ये चीज़ जोड़ा जाता है और ये चीज़ को घटाया जाता है, इनको घटाया जाता है करके, तभी आसानी से बन जाएगा। अब जालक ऊर्जा कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए हम यदि सबको टोटल करना चाहें तो क्या होगा, डेल एच एफ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले डेल एच सब्लिमेशन अर्थात क्या था, ऊर्ध्वपातन, उसके बाद I E1, उसके बाद क्या था, इधर देखिए 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा, और उसके बाद क्या था, प्लस डेल एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसके बाद फिर क्या है, फिर प्लस लैटिस एनर्जी। इतना सारा अब ये सबको जोड़ेंगे और सबका मान देखिए, ये सबका मान दिया रहेगा, इतने सारी चीज़ों को, तो इनमें मान को भरेंगे तभी लैटिस एनर्जी निकलेगा। इसीलिए इसको हम अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट विधि बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमको पता रहेगा, ये पता रहेगा, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, तो हम इसको पक्षांतर करके लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये निशान जो रेड कलर से मार्क कर रखा हूँ, इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो भी प्रश्न दिए जाएंगे इनके आंकिक वाले, तो इनमें हम मान को भरते जाएंगे। और ये जो निशान है देखिए, इनके केस में तो प्लस प्लस ही रखेंगे, यहाँ पे ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये भी प्लस में रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखिए निगेटिव होती है, ये ऋणात्मक हो जाएगा, लैटिस एनर्जी भी ऋणात्मक हो जाएगा, और ये चीज़ भी ऋणात्मक रहेगा। ऐसा मतलब हम इसको, इसके निशान को बदलने में मदद मिल पाएगा इससे। तो उम्मीद करता हूँ सोडियम क्लोराइड के लिए जालक ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करना है वो आपने सीख लिया होगा। और जालक ऊर्जा ये चीज़ है, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिलहाल इतना पर्याप्त है। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो पहले इसको नोट कर लीजिए, डाल ले रहा हूँ सेकंड।
हाँ NaPr का, NaPr के लिए क्या कर रहे हैं, जालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। और एक तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया AmGO के लिए लैटिस एनर्जी इस तरीके से। अब देखिए सोडियम ब्रोमाइड कैसे बना होगा। सोडियम ब्रोमाइड बना होगा Na+, इधर Br लिख देता हूँ, और ये हो गया NaBr। अब इसमें एक में प्लस रहा होगा और एक में माइनस। ये क्यों? क्योंकि हम जब इसको लुईस के अष्टक नियम के हिसाब से सेट करेंगे तो जैसे क्लोरीन में हुआ था वैसे ब्रोमीन में, लेकिन देखिए सोडियम रहता है सॉलिड स्टेट में प्रकृति में, लेकिन ब्रोमीन इस अवस्था में नहीं रहता अकेले। ब्रोमीन रहता है Br2 के फॉर्म में, और ये रहता है लिक्विड स्टेज में, ठीक है, ना कि गैस अवस्था में। इसको पहले हमने पढ़ा है, आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेंगे। ये गैसीय अवस्था में नहीं रहता है, Cl2 रहता है गैसीय अवस्था में, ये रहता है लिक्विड में। तो कुछ एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। उसी प्रकार देखिए ये MgO कैसे बना होगा। मैग्नीज तो रहता है प्रकृति में सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अकेले ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है। ये MgO ये रहेगा इसमें, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये भी सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठीक। अब ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, लेकिन प्रकृति में ऑक्सीजन रहता नहीं है ऑक्सीजन के फॉर्म में, ये रहता है O2 के फॉर्म में, वो भी किस अवस्था में, गैस अवस्था में। अब हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है। पहले इसको देखो, Br2 लिखा है और यहाँ पे क्या है, Br लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, Mg जो रहता है, इसमें Mg+2 में रहता है इस अवस्था, मतलब Mg 2+ अवस्था में रहता है, और जो ऑक्सीजन रहता है वो 2- अवस्था में रहता है। ये कैसे, अब ये कैसे हो, Mg 2+ और O2-, ये लुईस कोसेल के हिसाब से देखिए, मैग्नीशियम होता है 2, 8, 2 परमाणु क्रमांक 12, और ऑक्सीजन होता है 2 और 6। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो क्या हो जाएगा, Mg 2+ हो जाएगा और ये 2- इस तरीके से। तो ये पता होना चाहिए हमको, पहला जो स्टेप रहता है वो, ठीक है। क्योंकि ये बना है तो इसमें ऊर्जाएं निकली होंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, ΔHF, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन अर्थात संभवन की ऊष्मा, ठीक है, ये निकली होगी। ये इधर साइड में आएगा, जगह कम पड़ गया इसलिए। अब इसमें देखिए सोडियम प्लस ब्रोमाइड और NaPr, यहाँ भी क्या हो गया, यही ΔHF, ये इक्वल टू, ये खाली रहेगा। अब हमको इस फॉर्म में बदलना है यहाँ से। अब कैसे करेंगे, सोडियम जो सॉलिड है इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉलिड को गैस अवस्था में बदलेंगे, सोडियम गैसीय स्टेज में, क्या करके, ΔH सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा दे करके, जो कि क्या है, हम ऊर्जा देते हैं इसलिए उसमें शोषी अभिक्रिया होता है, पॉजिटिव में रहेगा। इसके बाद जो गैस है इसमें से हम क्या कर रहे हैं, आयनन ऊर्जा फर्स्ट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसलिए तभी तो ये Na+ के रूप में बदलेगा, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा फर्स्ट बोलूँगा और इसको मैं बोलूँगा Na+, वो भी किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। अब यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब इस ब्रोमीन में चलते हैं। ब्रोमीन में देखिए ये किस में है, लिक्विड में है, द्रव अवस्था में है। अब लिक्विड अवस्था में है तो लिक्विड से हमको क्या करना पड़ेगा, पहले लिक्विड से इसको बदलना पड़ेगा गैस में। अब गैस में बदलते हैं तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन की एंथैल्पी अर्थात वाष्पन की एंथैल्पी। अब लिक्विड फॉर्म में है तो इसके लिए हम लिक्विड को किस में बदलेंगे, गैस में। अब गैस बदलेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, 1/2 Br2 हो जाएगा, और इसके लिए हम क्या दे रहे हैं, वेपोराइजेशन अर्थात उष्पन की एंथैल्पी, जिसको हम दिखाते हैं ΔHV से। चूंकि 1/2 है इसलिए हम इतना ही वेपोराइजेशन एंथैल्पी देंगे अर्थात ऊर्जा, जिससे लिक्विड से किस में बदल जाए, ये चीज़ गैस में बदल जाए। अब ये गैस अवस्था में बदल गया, तो गैस अवस्था में बदलने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ब्रोमीन के बीच में बंद है और हमको क्या चाहिए, सिंगल ब्रोमीन चाहिए। तो इस बंध को तोड़ने के लिए हमको क्या लगेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अर्थात बंध वियोजन ऊर्जा, ठीक है। तो बंध वियोजन ऊर्जा लगने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Br के रूप में, और यहाँ पे हमको बंध वियोजन ऊर्जा जितना ही इसका मान है 1/2, इतना ही हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अर्थात बंध वियोजन ऊर्जा ये देना पड़ेगा। अब इसके बाद ये किस अवस्था में बदल गया है, Br के फॉर्म में, वो भी कहाँ कैसा है, अभी ये है अभी गैसीय अवस्था में। अब गैसीय अवस्था में है तो हमको Br से क्या करना है, Br-, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा Br-, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कराता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको ΔHEG बोलते हैं, ये हमको देना पड़ेगा एक बार, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए। अभी देखिए Br- हो गया, वो भी किस में, अब गैसीय अवस्था में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐसा जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो दो गैसीय अवस्था में आए हैं, उनको जोड़ने के लिए क्या लगता है, लैटिस एनर्जी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि ये चीज़ कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ΔHF कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ΔHF इक्वल टू क्या हो जाएगा, ΔH सब्लिमेशन ये वाला, उसके बाद IE1, उसके बाद देखिए प्लस 1/2 ΔHV वेपोराइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद क्या है 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस ΔHEG, देखिए उसके बाद इसमें आ गए प्लस लैटिस एनर्जी। अब इसमें किस में प्लस और किस में माइनस रहेगा, ये याद रखें। सब्लिमेशन चूंकि हम ऊर्जा देते हैं इसलिए पॉजिटिव रहेगा, यहाँ भी हम ही ऊर्जा देते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसलिए पॉजिटिव रहेगा, उसमें शोषी अभिक्रिया होगा। यहाँ पे वेपोराइजेशन, यहाँ भी हम भी ऊर्जा देते हैं इसलिए पॉजिटिव, और गैस उसे आयन को तोड़ने के लिए यहाँ भी हमारे द्वारा ही ऊर्जा दिया जाता है इसलिए पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊर्जाएं
चूंकि प्रतिकर्षण होती है इसलिए ऊर्जा मुक्त की जाती है, छोड़ी जाती है, इसलिए ये ऊर्जा क्या हो जाएगा, ये ऊर्जा होगा निगेटिव। और लैटिस एनर्जी ये क्या है, लैटिस एनर्जी हमको आयनिक बंध के निर्माण के लिए अधिक चाहिए, क्योंकि हम जालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं आयनिक बंध के निर्माण के कंडीशन के लिए कि आयनिक बंध का निर्माण किस स्थिति में बहुत अच्छा होगा। तो लैटिस एनर्जी कब अधिक होगा, जब ये ऊर्जा मुक्त करेगा, तो अर्थात ऋणात्मक ऊर्जा मुक्त होगा तो ऊर्जाएं कम होगी, ऊर्जाएं कम होंगी तो जो अणु बनेगा वो बनेगा स्थायी। तो इस तरीके से लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। और ये फाइनली लास्ट में हमको आदर्श स्थिति में मिलना चाहिए निगेटिव। तो इसका जरूरत नहीं है ये निगेटिव रहेगा पॉजिटिव, लेकिन इसका मान निगेटिव आता है तो सारी चीज़ें सही मानी जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा कैसे बनाया जाता है। इसी तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। ये तो हमने अलग कर दिया था फॉर्मेशन एनर्जी अर्थात संभवन की ऊष्मा के लिए। मैग्नीशियम सॉलिड से हम क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम गैस अवस्था में। अब हम यहाँ पे ऊर्जा क्या दे रहे हैं, डेल एच सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा। अब गैसीय अवस्था में से ये क्या बनने वाला है, मैग्नीशियम, हम इसको 2+ में बदलने वाले हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 बार इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो फर्स्ट टाइम एक बार प्लस में बदल दिया हमने, ठीक है, एक बार इस गैसीय अवस्था से एक बार प्लस में बदल दिया, तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलेंगे, फर्स्ट। अब फिर इसको हम गैसीय अवस्था से फिर इसको क्या कर रहे हैं, 2+ अर्थात एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो द्वितीय आयन ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब O2 में आते हैं। O2 में देखिए ये अभी रिएक्शन बैलेंस भी नहीं हुआ है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। अब इसको क्या करेंगे हम 1/2 से गुणा करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। और चूंकि O2 ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में प्रकृति में रहता है, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन के फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन के फॉर्म में रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा और O2 के फॉर्म में रहेगा वो स्टेबल रहेगा, इसलिए O2 के फॉर्म में लिखा है, वो भी गैसियस फॉर्म में। अब गैस से हमको क्या बनाना है, इसको O2- बनाना है। ठीक है, तो ये याद रखें गैसीय अवस्था, चूंकि यहाँ ऑक्सीजन के बीच क्या है, बंध बना हुआ है, बंध को तोड़ेंगे तो उसके लिए 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये देना पड़ेगा। 1/2 क्योंकि 1/2 मोल O2 का है, यहाँ 1 मोल था तो यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ा हमको। ठीक है, तो ये हो गया O बन गया ऑक्सीजन, वो भी किसमें, गैसीय अवस्था में। अब गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन है तो इसको हम इलेक्ट्रॉन अब ग्रहण करेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो जैसे एक सिंगल टूटे वैसे 2 ग्रहण भी होगा। तो डेल एच Eg इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 फर्स्ट। ठीक, पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गया, वो भी गैसीय अवस्था में। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन O2- तो इसको हम बोलेंगे डेल एच Eg सेकेंड। अब ये हो गया गैसीय अवस्था में। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा, लैटिस एनर्जी। किसके लिए, इस चीज़ के लिए, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब देखिए इसमें कौन सा निशान क्या बनेगा, सामान्य रूप से है सब्लिमेशन, हमको ऊर्जा देनी पड़ती है इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव। पहला आयनन ऊर्जा पॉजिटिव, सेकंड भी हमको ही देनी पड़ती है, वो भी ज़्यादा मात्रा में, तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव अर्थात धनात्मक। बंध को तोड़ने के लिए हम ही ऊर्जा दे रहे हैं जो परमाणु है उनको, इसलिए पॉजिटिव। अब देखिए प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा रहता है निगेटिव में, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, धनात्मक में। तो ये याद रखना, ये धनात्मक हो जाएगा इसका मान। और लैटिस एनर्जी तो हमेशा होना चाहिए ऋणात्मक, इसको इधर रख के इसी टाइप से उसको बना लेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इनके क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो आंकिक दिए जाते हैं, तो ये प्रक्रियाएं यदि आपको पता रहती हैं तो क्या होता है, ये जो मान भी आपको पता रहे, यदि आपको कौन सी ऊर्जा हम देते हैं, कौन सी ऊर्जा इनके द्वारा निकाली जाती है, तो इनको जोड़ने के बाद ये जो प्लस माइनस लिखा हो ये इनके निशान को बदलने का काम आएगा। जैसे डेल एच Eg यहाँ लिखा हो तो ये निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक, जब आंकिक प्रश्न दिए जाएंगे और इनके मान दिए जाएंगे उस समय, तो लैटिस एनर्जी फिर इस तरीके से इनका कैलकुलेट हो जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरीके से लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, पहले इसको नोट करिए। अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल देखा। मुख्य रूप से इसमें होता क्या है, जालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो स्टार्टिंग रहता है उसको समझना जरूरी रहता है, बाकी चीज़ें आराम से बन जाती है यदि 1-2 स्टेप देखें तो। जैसे देखिए मैं चौथा एग्जाम्पल लिखता हूँ, AlCl3 इसका जालक ऊर्जा निकालना है यदि, तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, एल्युमिनियम लेंगे, इधर क्लोरीन लेंगे, ठीक है, और इसमें Cl3 के फॉर्म में, और ये बन जाएगा AlCl3। लेकिन Cl3 के रूप में क्लोरीन रहता नहीं है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, क्लोरीन किस रूप में रहता है, Cl2 के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है क्या चीज़, एल्युमिनियम है सॉलिड और ये क्या है, गैस, और इससे बन रहा है सॉलिड। ठीक है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए ये 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको दूर करने के लिए मैं क्या करूँगा, 3/2 का गुणा करूँगा। इससे होगा क्या, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्लोरीन क्या बन जाएगा, 3Cl में बदल जाएगा। ठीक है, तो हमारा दोनों काम हो जाएगा, एक तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, दूसरा ये अणु के फॉर्म में भी रहेगा और स्थायी रहेगा। तो इस तरीके से अब देखिए इसमें एल्युमिनियम किस अवस्था में है, यहाँ पे एल्युमिनियम है 3+ अवस्था में, क्लोरीन है किस अवस्था में, माइनस अवस्था में। चूंकि एक क्लोरीन माइनस अवस्था में तो 3 क्लोरीन कितना में रहेगा, 3 बार माइनस अवस्था में। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। 3 बार माइनस अवस्था में है मतलब हर एक क्लोरीन के लिए एक बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो शुरुआत में जब लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो आपको इसी चीज़ों का ध्यान देना है, कहाँ गुणा भाग करना है इनका। ठीक है, अब ये एल्युमिनियम सॉलिड से क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम
इसको बदलेंगे गैस में। अब ये डेल एच सब्लिमेशन अर्थात उर्ध्वपातन की ऊर्जा जो हम देते हैं इसको Cl2 से, चूँकि गैस है तो गैस से गैस ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये दे रहे हैं, अर्थात इनके बंध को तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या है बंध, और इसको हम अलग कर रहे हैं। अब टूटने के बाद क्या होगा, टूटने के बाद तो अलग हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 3Cl के फॉर्म में। 3Cl क्यों? क्योंकि ऊपर में 3 लगा हुआ है, इस वजह से ये 2 तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, अर्थात बंध टूटा तो एक अलग हो गया, इसलिए उसका पूरा पार्ट अलग हो गया, तो ये 3Cl। अब ये किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। अब गैस अवस्था में है तो एक हमको इनको किस फॉर्म में बदलना है, देखिए एल्युमिनियम ये रहता है 3+ में और ये माइनस में, ये कैसे? एल्युमिनियम का देखिए 2 8 3 और क्लोरीन का देखिए 2 8 और 7। अब ये क्लोरीन का ऐसा है, अगले क्लोरीन का भी ऐसा, मतलब 3 क्लोरीन है ना, तीनों के ऐसे होंगे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन अभी तीनों क्लोरीन बारी बारी से जाएंगे, इस कारण इसमें 3+ चार्ज और इस पर सिर्फ माइनस चार्ज। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये हम कर रहे हैं लुईस कोसेल के अष्टक नियम के हिसाब से, ठीक है। अब चूंकि इसको माइनस में मुझे बदलना है 3Cl माइनस के फॉर्म में, ठीक, तो माइनस के फॉर्म कब बदला होगा? जब इसको हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया होगा, वो भी कितना है, एक के लिए 1 देते थे, चूंकि 3 है तो इसके लिए हम दे रहे हैं 3, तो ये 3Cl माइनस है, वो किस में? गैसीय अवस्था में। अब इसको गैस से हम क्या कर रहे हैं 3+ में बदल रहे हैं, तो Al 1+, तो हम इसको बोल रहे हैं आयनन ऊर्जा फर्स्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन हटेगा तो आयनन ऊर्जा सेकंड बोलेंगे इसको Ie2, तीसरा आएगा तो एल्युमिनियम 3+ आयनन ऊर्जा थर्ड, इस तरीके से। और किस में है? ये सब गैसीय अवस्था में है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने अच्छा से समझ लिया होगा कैसे बनाना है, और ये हो जाएगा हमारा लैटिस एनर्जी। इसके साथ उनको कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी देखिए ये हम देते थे ऊर्जा प्लस, ये ऊर्जा भी देने वाली है हमारे द्वारा, हाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है ये भी देने वाली है और ये भी देने वाली है, आयनन ऊर्जा थर्ड। बॉन्ड डिसोसिएशन ये भी पॉजिटिव में जाएगा क्योंकि हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 3 ये हो जाएगा निगेटिव में, क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो पहला इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा जाता है तो ऊर्जाएं क्या होती है? निकलती है, मुक्त होती है, इसलिए ऋणात्मक में। बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। इसी तरीके से और दूसरे यदि क्वेश्चन है उसमें बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जल योजन ऊर्जा और कोवैलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजक बंध के बारे में, ठीक है, इसको नोट कर लें।